हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? मज़े में सब? अभी आपने AS2 पार्शियली कंप्लीट किया है, लेकिन जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम लोग पैरेलली करते जाते हैं, राइट। इनफैक्ट इस चैप्टर को हमने डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि बीच बीच में ही हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, राइट, सो दैट कि आप प्रैक्टिस भी पैरेलली करते जाएं। ये एक लंबा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बाय द टाइम यू विल फिनिश दिस इंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आपको क्वेश्चंस आंसर करने में डिफिकल्टी हो तो बीच बीच में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। A Limited purchased 1 lakh metric ton at ₹100 each of raw material and introduced it in the production process and get 85,000 metric ton as output. एक बात बताइए, इस लाइन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? द लॉस इज ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, या द लॉस इज ओनली ऑफ मटेरियल? ध्यान से पढ़िएगा लाइन को। कहता है ए लिमिटेड परचेज 1 लाख मेट्रिक टन एट ₹100 ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया, एंड गेट्स 85,000 मेट्रिक टन एज आउटपुट। इनपुट को मशीन में डाला गया, प्रोसेस में डाला गया और वहां से 85,000 आउटपुट आया। अगर प्रोसेस में डालने से पहले ही लॉस हो जाता है तो द लॉस इज ओनली ऑफ रॉ मटेरियल, बट इन केस प्रोसेस में जाने के बाद लॉस होता है तो द लॉस इज ऑफ मटेरियल, लेबर एज वेल एज ओवरहेड, राइट। Now the normal wastage is 5%. Okay, normal wastage is 5%. What does it trying to say? Your normal output is 95,000 metric ton. Is it? 5% ही नॉर्मल वेस्टेज है, तो 1 लाख में से 5% घटा देंगे तो 95,000 आएगा। 95,000 मेट्रिक टन इज द नॉर्मल आउटपुट। Whereas the actual output was how much? Actual output was much lesser. It was only 85,000 metric ton. What does this signify? इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इज हाउ मच? 10,000 मेट्रिक टन। ठीक है। नॉर्मल वेस्टेज इज 5%। इन द प्रोसेस द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस। कंपनी के खर्चे क्या लगे हैं? देखिए, 1 लाख मेट्रिक टन 100 रुपए के हिसाब से ये तो मटेरियल लग गया। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर कह रहा है 10 लाख रुपए का, वेरिएबल ओवरहेड 1 लाख रुपए का। तो आपको जो लॉस हुआ है, द लॉस इज ऑफ मटेरियल, लेबर एज वेल एज वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पे जितना भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल लॉस को भी इंक्लूड कर लेंगे, एक्चुअल खर्चा, और जो नॉर्मल लॉस पे खर्चा बैठा है उतना हम प्रोडक्शन में ले जाते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड को चार्ज करने का एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। फिक्स्ड ओवरहेड को हम नॉर्मल कैपेसिटी या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन विचएवर इज हायर से डिवाइड करते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी दी ही हुई नहीं है। ठीक है। अगर नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दी होती है तो पता है नॉर्मल आउटपुट को ये नॉर्मल कैपेसिटी मान लेंगे। अब एक बात बताइए, मैं आपको नहीं बता रहा कि नॉर्मली कितना माल बनता है, कितना बन सकता है, क्या कैपेसिटी है मशीन की। तो यार जो इसमें आपको नॉर्मल बता रहा है कि 1 लाख यूनिट डालते हो 95,000 आता है, यही मान लेंगे कैपेसिटी है मशीन की, इतना ही बनाती होगी, और क्या। ठीक है। तो हम इस नॉर्मल आउटपुट को एज्यूम करेंगे एज नॉर्मल कैपेसिटी ऑल्सो। हम ये मान लेंगे कि इतना ही आउटपुट बन भी सकता है एक बार में। इस प्रोसेस में तो 1 लाख डाल के 95,000 बनने की उम्मीद थी, लेकिन मशीन बना भी इतना ही सकती है। मतलब इस मशीन की कैपेसिटी भी इतनी है कि 1 लाख यूनिट डालो 95,000 आएगा, यही कैपेसिटी है इसकी। तो विल एज्यूम दिस एज 95,000। तो अब हम फिक्स्ड ओवरहेड को किससे डिवाइड करेंगे? नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल आउटपुट विचएवर इज हायर। तो ऑब्वियसली दिस इज 95,000, तो इसे भी हम 95,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इतना। अच्छा, इंटरेस्ट का जो खर्चा होता है वो प्रोडक्शन पे चार्ज नहीं होता है, मालूम है आपको? हाँ, इंटरेस्ट का खर्चा कब चार्ज होता है आपने पढ़ा है। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ओनली इफ इन्वेंट्री टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इन कंप्लीशन। सिर्फ वो इन्वेंट्री जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, सिर्फ उन्हीं में इंटरेस्ट की कॉस्ट जोड़ी जाती है। जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था वाइन के केस में, एयरक्राफ्ट, क्रूज, ऑयल रिग्स, इन सब में इंटरेस्ट कॉस्ट को जोड़ा जाता है, अदरवाइज नहीं। तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट को इग्नोर करना होगा। अब ऑफ द अबव
of the above 80,000 metric ton was sold during the year and remaining 5,000 metric ton remained in closing inventory. आपने 85,000 बनाया था ना, इसमें से कह रहा है 80,000 तो बिक गया, अब 5,000 क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। ठीक है, तो यानी आपको इन्वेंट्री जितना बनाए 85,000 की उसकी वैल्यूएशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 5,000 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की ही वैल्यूएशन करते हैं हम। हर बार अभी तक एग्जाम्पल जब भी करा रहे थे तो जो भी माल बना पूरे की वैल्यूएशन करा दे रहे थे, हम आपको ये नहीं बता रहे थे कितना माल बिका कितना बचा। अल्टीमेटली जो वैल्यूएशन होती है वो क्लोजिंग स्टॉक की होती है। ठीक है, तो अभी तक आप 85,000 यूनिट की वैल्यूएशन कर ले रहे थे। आप क्या कर रहे थे, जितना भी खर्चा लगा हम कहेंगे ये खर्चा कितने यूनिट का है, 95,000 यूनिट का, जो नॉर्मल आउटपुट आपका होता है। ठीक है, डिवाइड करते थे 95,000 इंटू 85,000 कर देते थे। यहाँ इंटू 85,000 करने की आवश्यकता नहीं है, इंटू हम 5,000 करेंगे। इंटू कितना करेंगे, 5,000 करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ड्यू टू फॉल इन डिमांड इन मार्केट द सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स ऑन द क्लोजिंग डे वॉज एस्टिमेटेड एट 105 पर मेट्रिक टन। कह रहा है कि मार्केट में डिमांड अब कम हो गई है और सेलिंग प्राइस जो अब एस्टिमेट की जा रही है वो 105 पर मेट्रिक टन है। तो ये एनआरवी दे दिया, कॉस्ट आप निकाल लीजिए, एनआरवी दे दिया है, और अब आप उसकी मदद से फिर वैल्यू कर दीजिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री को। चलिए शुरू करें, सॉल्यूशन करिए। आंसर 1, नॉर्मल वेस्टेज इज 5%। ठीक है, तो नॉर्मल आउटपुट कितना होगा, अगर 5% वेस्टेज है तो नॉर्मल आउटपुट होगा 95% ऑफ 1,00,000 मेट्रिक टन, यानी हम कहेंगे उसको 95,000 मेट्रिक टन। ठीक है, एक्चुअल में आउटपुट कितना है, 85,000 मेट्रिक टन। इसका मतलब एब नॉर्मल लॉस या वेस्टेज एक ही बात है, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं आप। एब नॉर्मल वेस्टेज 10,000 मेट्रिक टन, मतलब 95,000 आना चाहिए था, आया 85,000, तो एब नॉर्मल भी लॉस हो गया 10,000। टोटल लॉस कितना हो गया, 15,000 वेस्टेज हो गया, 15,000 मेट्रिक टन का। 5,000 नॉर्मल, 10,000 एब नॉर्मल। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल का खर्चा लगा है 1,00,000 मेट्रिक टन इंटू 100 रुपया। ठीक है, डिवाइड कितने से करेंगे, 95,000 से। पर यूनिट निकाल रहे हैं, इंटू हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कि 5,000 यूनिट का निकाल रहे हैं, 10,000 एक यूनिट का निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए कितना हो गया, 105.26। रॉ मटेरियल के बाद लेबर और फिर वेरिएबल ओवरहेड। लेबर हो गया 10,00,000 डिवाइडेड बाई 95,000 और वेरिएबल ओवरहेड 1,00,000 डिवाइडेड बाई 95,000। 10.52, 53 भी कर सकते हैं आप, 526 आ रहा था, और 1,00,000 डिवाइडेड बाई 95,000, ये हो गया 1.05। ठीक है, उसके बाद ये वेरिएबल ओवरहेड है, फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है जल्दी बताओ भाई। फिक्स्ड ओवरहेड 1,00,000 रुपये का है, लेकिन उसमें से जो ब्याज है वो घटाना पड़ेगा 40,625। और डिवाइड कितने से होगा, डिवाइड होता है नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज़ हायर। तो हम नॉर्मल कैपेसिटी 95,000 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप लिखेंगे, सिंस नॉर्मल कैपेसिटी is not given, so normal output is considered as normal capacity। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड
इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। तो भाई हायर क्या हो गया, 95,000, इससे डिवाइड कर दीजिए। 1,00,000 माइनस 40,625 डिवाइडेड बाई 95,000, 0.625। ठीक है, बस मेरे हिसाब से काम बन गया है। 625 को 63 भी आप चाहें तो कर सकते हैं। 63 ही कर देते हैं, 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद ले रहे हैं ना हम लोग। तो 105.26 प्लस 10.53 प्लस 1.05 प्लस 0.63, 117 रुपये 47 पैसा, 117.47। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, कॉस्ट कितना है, 117.47, और एनआरवी कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ एनआरवी 105 रुपये, याद है लास्ट लाइन क्वेश्चन की, ये देखिए 105 पर मेट्रिक टन, 105। तो इसलिए दोनों में से लोअर 105 है, 105 लिया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 105 इंटू यूनिट कितनी थी, 5,000 मेट्रिक टन इंटू 5,000, 5,000 इंटू 105, ये हो गया 5,25,000। मजा आया आपको करने में, बताओ भाई मजा आया कि नहीं, ठीक था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू फेस इन एग्जाम। ठीक है, आपको नहीं लगता कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है? ऊपर ऊपर से बस कॉस्ट और एनआरवी पढ़ के बच्चा गया है AS2 तो नहीं कर सकता एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कितना हम लोग ने ध्यान पूर्वक एक एक बात को किया। हम लोग ने नॉर्मल प्रोडक्शन को समझा है, फिर नॉर्मल प्रोडक्शन समझा, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन को समझा, फिर जब नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दी हुई थी तो हमने नॉर्मल प्रोडक्शन को नॉर्मल कैपेसिटी ली, ये बात को समझा इस क्वेश्चन में। फिर हमने देखा कि प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हो गया है तो वेस्टेजेस किसका किसका होना चाहिए, इस पे ध्यान दिया। मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर टेकिंग केयर व्हाइल यू सॉल्विंग द क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन 2 देखिए, अगेन आपको मजा आएगा इसमें भी। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ विजॉय लिमिटेड, वन बाई प्रोडक्ट BP इमर्जेस बिसाइड 2 मेन प्रोडक्ट MP1 एंड MP2। अब आपको याद है मैं जब एग्जांपल्स ले रहा था तो ऐसे कह रहा था ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, मतलब एक मेन प्रोडक्ट तो एक बाई प्रोडक्ट या फिर दोनों मेन प्रोडक्ट। यहां पे ऐसे नहीं कह रहा है, कह रहा है 2 मेन प्रोडक्ट है और एक बाई प्रोडक्ट भी है। ओहो गुड। अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, स्क्रैप भी है। ओहो, आप देखिए क्या क्या है इसमें, इसमें 4 चीजें हो गई। मेन प्रोडक्ट 1 है, मेन प्रोडक्ट 2 है, बाई प्रोडक्ट है और स्क्रैप है, 4 चीजें हैं। ठीक है, तो इसको बनाने में जितना भी खर्चा लगा होगा उसमें से हम क्या करेंगे, बाई प्रोडक्ट की एनआरवी और स्क्रैप की एनआरवी को लेस कर देंगे, तो वो बन जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ MP1 एंड MP2। और फिर MP1 और MP2 में वो ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे किस तरीके से, इन द रेशियो ऑफ देयर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात है, 4 चीजें बोल रहा है, हमें भी मालूम है बाई प्रोडक्ट की एनआरवी और स्क्रैप की जो एनआरवी होती है उसको हम लेस कर देते हैं टोटल कॉस्ट से, तो वो बन जाता है हमारा ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बोथ द मेन प्रोडक्ट्स। और अब मेन प्रोडक्ट्स में उसको अपोर्शन कर दिया जाता है एज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर हियर अंडर।
रॉ मटेरियल आपने 15,000 यूनिट डाली, 1,60,000 की, वेजेस लगाया 82,000 का, फिक्स्ड ओवरहेड 58,000 का, वेरिएबल ओवरहेड 40,000 का। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया टोटल कॉस्ट आपका। एक काम करते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट बना लेते हैं, आंसर 2, थोड़ा थोड़ा काम करते रहें। टोटल कॉस्ट, रॉ मटेरियल 1,60,000, वेजेस 82,000, फिक्स्ड ओवरहेड 58,000 और वेरिएबल ओवरहेड 40,000। $3,40,000, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन, इसमें से कह रहा है आउटपुट यूनिट MP1 मेन प्रोडक्ट 1 6250 आया है, MP2 मेन प्रोडक्ट 2 5000 यूनिट आया है और बाई प्रोडक्ट 1600 यूनिट आया है, जिसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री MP1 की 800 बची है और MP2 की 200 बची है, ठीक है। वैल्यूएशन हमसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की ही कराएगा वो। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 एंड MP2 इज 80 पर यूनिट एंड 50 पर यूनिट। तो देखिए MP1 की यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है और उसकी मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ जाएगा। जैसे जल्दी से बताइए हम, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ का मतलब जैसे ही अलग हुए उसकी सेल वैल्यू डिटरमिन कर लो। तो कितनी यूनिट की सेल वैल्यू डिटरमिन करते हैं? यूनिट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड और यूनिट दैट हैज बीन सोल्ड। यूनिट दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड एज बिकॉज हमें कौन सा खर्चा बांटना है? ज्वाइंट कॉस्ट विच इज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हमें बांटना हो तो प्रोडक्शन वाली यूनिट पे बंटना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये जो यूनिट है इसमें ये सेल वैल्यू मल्टीप्लाई करके सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ बनाएंगे। बाई प्रोडक्ट 25 रुपए का बिका है। अच्छा, ये जो 1600 यूनिट है ये 25 रुपए का बिका है, 25 रुपए का बिका है। अगर बेचने में कुछ खर्चा लगा है तो वो माइनस करेंगे, एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट लेना है, ठीक है ना। फिर कहता है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट आफ्टर इंकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 4,000 एंड पैकिंग चार्जेस 6,000। अच्छा, 1600 यूनिट बाई प्रोडक्ट बेचे हो 25 रुपए के रेट से, कितना हो गया? 1600 इंटू 25, 40,000। अब 40,000 रुपीज में आपने इसको बेचा है और खर्चा क्या लगा है इसमें? प्रोसेसिंग में 4,000 रुपए लगा है और पैकिंग में 6,000, यानी 10,000 रुपया खर्चा करके आपने 40,000 रुपए बाई प्रोडक्ट से रियलाइज किया, यानी 30,000 रुपया एनआरवी हो गई। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 30,000, ठीक है। अब ये कह रहे थे प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। अरे कौन सी बुरा गणित लगा रहा है ये, क्या खर्चा घटा रहा है पता नहीं, इससे आपको मतलब नहीं है, इग्नोर करिए, टाइम पास कर रहा है आपके साथ। हमको प्रॉफिट से मतलब है क्या? बाई प्रोडक्ट के। हम लोग तो एनआरवी निकालते हैं बाई प्रोडक्ट के सीधे सीधे। अरे प्रॉफिट कब निकलेगा? प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब बाई प्रोडक्ट पे आप खर्चा चार्ज करोगे। हम लोग प्राइम प्रोडक्ट पे खर्चा चार्ज करते ही नहीं है। हम लोग तो क्या करते हैं, सीधे एनआरवी जो होती है बाई प्रोडक्ट की वही उसकी क्या ले लेते हैं? वैल्यू ले लेते हैं। और जो एनआरवी आई बाई प्रोडक्ट की वो हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट से घटा देते हैं और कहते हैं मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अरे प्रॉफिट तो तब निकलता है जब कॉस्ट एपोर्शन होती है, कॉस्ट एपोर्शन होती ही नहीं है बाई प्रोडक्ट पे। तो ये तमाशा कर रहा है, आपके साथ मजाक कर रहा है और एग्जाम में गलती कराने की पूरी तैयारी कर रहा है। दिस हैज टू बी इग्नोर्ड। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। व्हाट डज दिस प्रॉफिट मींस? नथिंग। आपको देखना है बाई प्रोडक्ट बिकेगा कितने का, तो बाई प्रोडक्ट बिकेगा कितने का? 1600 इंटू 25। बेचने में खर्चा कितना लगा, राइट? आइए कराते हैं आपको। आप निकालिए इसके बाद एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट, सेल वैल्यू कितना है? सेल वैल्यू 1600 यूनिट 25 रुपए के रेट से ना, हाँ 40,000 लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। बेचने में क्या खर्चा लगा भैया? मुझे प्रोसेसिंग करनी पड़ी, इसमें लगा 4,000 रुपये का प्रोसेसिंग में खर्चा, और पैकिंग करनी पड़ी इसको, तब जाके बिका। ये बाई प्रोडक्ट ना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करके बिका है, 10,000 रुपये का खर्चा लग गया, यानी 30,000 रुपये हम इससे रियलाइज़ किए हैं एनआरवी। या 10,000 रुपये लगाए तब 40,000 आए, यानी बाई प्रोडक्ट से आप रियलाइज़ किए 30,000 रुपया, ठीक है। आगे बढ़िए। 6,000 वॉज रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। 6,000 रुपये स्क्रैप से भी आया है। एनआरवी ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप बेचने में कोई खर्चा लगा?
कुछ ऐसा बता नहीं रहा है, तो ठीक है, बस 6,000 रुपये लिख दीजिए। अब कह रहा है कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ MP1 एंड MP2, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कर लेंगे। 30,000 और 6,000 ये जो निकाले हो 3,40,000 में से हटा दो, तो ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी मेन प्रोडक्ट्स की। ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट्स ये हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ले लीजिए 3,40,000 ना, हाँ, माइनस कीजिए इसमें से NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट 30,000 और लेस करिए आप NRV ऑफ स्क्रैप 6,000, 36,000 रुपये कम हो गया, तो 3,00,000 कितना आ गया, 4,000 रुपया। ये हो गया ज्वाइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट का। आ रहा है मजा? अब आप बताइए कि इस ज्वाइंट कॉस्ट को हम बांटेंगे कैसे? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ज्वाइंट कॉस्ट शैल बी apportioned in sale value in the ratio of sale value at split of point। राइट, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ लीजिए, पर्टिकुलर MP1 और MP2। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ MP1 का कितना हो जाएगा, 6250 इंटू 80 और 5,000 इंटू 50, ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 2.5 लाख। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, बाटिए जॉइंट कॉस्ट कितनी है, हम भी निकाले 3,04,000 ना, तो 3,04,000 इंटू 5/7.5 5:2.5 का रेशियो है। या फिर कह लीजिए ये रेशियो किसके, रेशियो क्या बन गया, ये 2:1 का रेशियो है, रेशियो इज 2:1। ठीक है, तो 2/3 सीधे लिख लो, 2/3, और ये हो जाएगा 3,04,000 इंटू 1/3। दो 667। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे आप। कितना कितना स्टॉक था देख लो बच्चों, 800 और 200 यूनिट है, 800 और 200 यूनिट है। अच्छा, NRV हमको दी हुई है क्या? नहीं, NRV हमको नहीं दी हुई है, बस यही क्या बन जाएगी, यही कॉस्ट ही वैल्यू बन जाएगी। बस मेरे पास NRV नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये कॉस्ट निकल के आ रही है एक्चुअली, लेकिन यही वैल्यू हो जाएगी क्योंकि NRV नहीं दी हुई है। MP1 और MP2 की NRV क्या है? तो 2,02,667 ये कितनी यूनिट की कीमत है? जितना आप माल बनाए हैं, यानी 6250 यूनिट की, और क्लोजिंग में कितना बचा है, 800 यूनिट। 1,01,333 ये कितनी यूनिट की कीमत है बच्चों?
ये 5000 यूनिट की कीमत है, बचा कितना है 200, तो 200 की निकाल लीजिए। टू 202,667 डिवाइडेड बाई 6250 इंटू 800, 25,941 रुपया 38 पैसा। 101,333 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 200, 4053.32। चलिए, हो गया आपका। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद कॉस्ट फॉर्मूला। अब ये कॉस्ट फॉर्मूला क्या चीज है? देखिए, हम लोग कितने मजे से अभी तक काम कर रहे थे ना कि 500 यूनिट मेरी आई है, 200 यूनिट बची है, तो डिवाइडेड बाई 500 इंटू 200 कर दो, राइट। बट समझने की कोशिश कीजिए, कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन एक्वायर्ड एट डिफरेंट रेट्स। मतलब मैंने ये पहली यूनिट, ये एक यूनिट है, ये मैंने 8 रुपए की खरीदी, फिर ये दूसरी यूनिट खरीदी 7 रुपए की, तीसरी यूनिट खरीदी मैंने 6.5 रुपए की, फिर चौथी यूनिट खरीदी 7 रुपए की, और फिर पांचवी यूनिट खरीदी 7.5 रुपए की। अब इसमें से 4 यूनिट सेल हो चुकी है, 4 यूनिट इज सोल्ड, 1 यूनिट इज इन स्टॉक। इस एक यूनिट की हमें वैल्यू बताइए। तो भाई वैल्यू बताने के लिए हमें उस एक यूनिट की कॉस्ट चाहिए और उस एक यूनिट की एनआरवी चाहिए। एनआरवी तो हम चलिए आपको बता देते हैं, एनआरवी है 9 रुपया। उसकी कॉस्ट क्या है? अब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करके आप वैल्यू करेंगे। कॉस्ट क्या है? एक यूनिट जो स्टॉक में पड़ी है। बहुत सारे बच्चे होंगे दिमाग लगाएंगे, कहेंगे ये वाली स्टॉक में पड़ी है। हम कहते हैं आपको कैसे पता कि यही वाली स्टॉक में पड़ी है? अरे ये तो हमको समझना होगा ना, जो बिजनेसमैन है उससे, कि आप बता देंगे। आप अकाउंटेंट है, मुनीमी करते हैं, आप बताएंगे क्या कि कौन सा माल बचा हुआ है दुकानदार का? वो तो वो बिजनेसमैन बताएगा कि उसका कौन सा माल बचा हुआ है। तो अब अलग अलग मेथड है। सबसे पहले हम उस दुकानदार से पूछते हैं, कैन यू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विच वर दोस 4 यूनिट्स विच वर सोल्ड? कैन यू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई दोस 4 यूनिट्स? तो अब देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा है यस आई नो विच 4 यूनिट्स हैव बीन सोल्ड। देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है द 4 यूनिट्स विच हैव बीन सोल्ड आर this one, this one, this one and this one. This is unsold. बता रहा है, कह रहा है this one is unsold and I know this. मैंने कहा ओ डन, then 7 is the cost. इसको कहा जाता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले सामने वाले से यही पूछा जाता है, कैन यू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विच आर द यूनिट सोल्ड सो दैट यू मे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विच इज अनसोल्ड यूनिट। बट ये मेहनत करने की जरूरत कब पड़ेगी? ये तब पड़ेगी व्हेन द यूनिट्स हैव बीन एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉस्ट। मान लीजिए ये पांचों की पांचों यूनिट 7 रुपए के रेट से एक्वायर की हुई होती, तो क्या मुझे ये जानने की जरूरत है एक यूनिट बची हुई है तो कौन सी 4 यूनिट बिकी, कौन सी एक बची है? अरे नहीं यार, कोई भी एक यूनिट बची हो, सबकी कीमत 7 रुपए है, कॉस्ट लो ना 7 रुपए, परेशान क्यों हो रहे हो? जरूरत ही नहीं है आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता कब है? जब यूनिट्स हैव बीन एक्वायर्ड एट डिफरेंट रेट। आई बात समझ में? तो एक एक करके अब यही तरीका पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। हमें बिजनेसमैन से ये समझना होगा कैन यू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई, और अगर वो कर सकता है तो इसी मेथड से हम वैल्यूएशन कर देंगे, पूछ लेंगे कौन कौन सा बिका है, और जो अनसोल्ड है उसकी हम लोग कॉस्ट ले लेंगे। इट इज सुटेबल फॉर इन्वेंट्रीज वेयर ईच यूनिट ऑफ इन्वेंट्री अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड कॉस्ट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। कह रहे ये मेथड तभी लग सकता है जब यूनिट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो सकती है, सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, इट इज सुटेबल वेयर वन यूनिट ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट इंटरचेंजेबल विद अनदर यूनिट। और ये तभी पॉसिबल है जब एक यूनिट दूसरी यूनिट से इंटरचेंजेबल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरचेंजेबल? इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। पहले तो मैं आपको समझाता हूं इंटरचेंजेबल क्या होता है। जैसे ऐसे समझिए,
मेरे हाथ में एक पेंसिल है, इसमें इसमें भी एक पेंसिल है, दिख रही है आपको? दिख नहीं रही है, एज्यूम कीजिए इसमें एक पेंसिल है, इस हाथ में भी एक पेंसिल है, और ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, पेंसिल बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। अब हम बता सकते हैं इस हाथ में कौन सी पेंसिल है और इस हाथ में कौन सी वाली पेंसिल है। अगर बता सकते हैं तो फिर ये क्या हुआ, नॉट इंटरचेंजेबल। अगर नहीं बता सकते तो ये इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब बदला बदली हो जाए तो पता नहीं चलेगा, इंटरचेंजेबल सब एक जैसा दिखता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इंटरचेंजेबल। एक जैसा ही अगर दिखता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए इंटरचेंजेबल किसे कहते हैं। मेरे पास 5 यूनिट प्रोडक्ट की है, मैंने उस 5 यूनिट को एक बास्केट में डाला और बास्केट को हिला दिया। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ ए बी सी डी ई कौन कौन सी यूनिट है, आप कह रहे हो नहीं बता सकते यार, सब मिल गई, सब एक जैसी है, तो दोज आर इंटरचेंजेबल। बट अगर मैंने 5 यूनिट एक बास्केट में डाला, उसको हिला दिया और उसके बाद भी मैं बता सकता हूं ये पहला वाला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो फिर दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। तो कह रहा है वो नॉट इंटरचेंजेबल होगा, मतलब अलग अलग आइडेंटिफाई हो सकता है, तभी ये मेथड लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, एक दुकानदार है, नटराज की पेंसिल बेचता है, उसकी दुकान में 5 नटराज की पेंसिल है, एक डब्बे में पड़ी हुई है। वो पहले एक खरीदा था, दूसरा खरीदा था, तीसरा खरीदा था, चौथा खरीदा था, पांचवा खरीदा था। अब वो सारा का सारा एक ही डब्बे में रखा हुआ है, क्या वो बता सकता है पहले कौन खरीदा था, सेकंड पे कौन खरीदा था? नहीं बता पाएगा। तो दोज आर नॉट इंटरचेंजेबल, दोज आर इंटरचेंजेबल, दोज आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, अगर बता देता तो नॉट इंटरचेंजेबल होता। इंटरचेंजेबल मतलब बदला बदली हो जाता है। तो कह रहा है ये मेथड तभी चलेगा जब नॉट इंटरचेंजेबल हो। अंडर दिस मेथड ईच यूनिट इज वैल्यूड स्पेसिफिकली ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। एग्जांपल ऑफ सच गुड्स आर शिप बिल्डिंग, मशीन बिल्डिंग। कह रहा है ये पॉसिबल कहाँ पे है, जहाँ बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। जो लोग छोटी मोटी चीजें बनाते हैं वो सब आइडेंटिफाई, उनका तो इंटरचेंजेबल हो जाता है यार, उनका थोड़ी ना पता चलता है कौन सा पहले था कौन सा बाद में था, नहीं पता चलेगा, राइट। लेकिन जो बड़ी चीजें बनाते हैं, जैसे कोई सिप बना रहा है, अब उसके पास किसी सिप बनाने वाले के पास 5 सिप पड़ी हुई है, बता देगा कौन से पहले बना? अरे बता देगा भाई साहब, 5 सिप पड़ी हुई है, ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है, तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी वाली, बता देगा। कोई 5 एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है, बता देगा वो कौन सा पहले कौन सा दूसरा। हाँ, बड़ी मशीन बनाता है वो, तो वो बता सकता है। उसकी इंटरचेंजेबल जो है वो नहीं है, उसके नॉट इंटरचेंजेबल है। The specific identification method is not appropriate for routine production of inventories that are ordinarily interchangeable. कह रहा है ये मेथड वहां नहीं लगेगा जहां रूटीन प्रोडक्शन होता है, हर दिन ढेरों सारा माल बन रहा है, वहां नहीं चल पाता है ये सब। For items which are interchangeable, most appropriate method of cost valuation is either of the following two. अगर वो इंटरचेंजेबल है तो आइए अब आपको अगला 2 मेथड बताते हैं, फीफो एंड वेटेड एवरेज। ठीक है, यानी अभी तक आपने जो पढ़ा उसको हम लोग नोट डाउन करें। इन्वेंट्री अगर नॉट इंटरचेंजेबल है या फिर इंटरचेंजेबल है, नॉट इंटरचेंजेबल है तो व्हाट यू हैव टू यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। And if it is interchangeable, then you can use FIFO or weighted average. ठीक है, आपने सुना होगा एक मेथड और होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फीफो आप जानते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम ये कहते हैं जो माल पहले आता है वही पहले बिकता है, और जनरली यही होता है, हर इंडस्ट्री में ज़्यादातर यही किया जाता है कि जो माल पहले आता है पहले वही बेचा जाता है, ताकि दुकानदार के पास हमेशा लेटेस्ट माल हो। पुराना माल खराब हो जाएगा ना अगर नहीं पहले बेचेंगे तो जो पहले आता है वही पहले बेचा जाता है। लेकिन एक आपने सिस्टम पढ़ा होगा लीफो भी, लेकिन AS2 लीफो अलाउ नहीं करता है, इसलिए यहां पे नहीं दिया है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, लीफो इज नॉट परमिटेड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। AS2 डजंट परमिट लीफो मेथड, इट परमिट्स ईदर फीफो और वेटेड एवरेज, राइट। अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं तो फीफो लगाइए, अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं करते हैं देन यू नीड टू पुट वेटेड एवरेज। आइए समझते हैं। और एक्चुअली में सच पूछिए ना तो लीफो बहुत कम इंडस्ट्री में हो लगता ही है। जैसे लीफो कहाँ लगता है मालूम है?
आपने सुना है चावल जितना पुराना होता है उतना बेहतर होते जाता है। तो जो लोग चावल बेचते हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि पहले का माल है तो बचा के रख लिया, अभी नया माल ही बेच दिए, ये कर सकते हैं। अल्कोहल में ये काम चलता है, दारू जितनी पुरानी होती जाती है उतनी नशीली होती है, राइट। वैल्यू भी उसी हिसाब से होती है। आप अल्कोहल खरीदिए तो होता है 10 ईयर्स ओल्ड, ऑब्वियसली उसकी कीमत के कंपैरिजन में 15 ईयर्स ओल्ड अल्कोहल वो महंगी मिलेगी 15 साल वाली पुरानी। तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि पुराने को बचा लिया जाए, नए को बेचा जाए। तो इसीलिए ऐसा कह रहा है कि LIFO है तो कुछ इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंडस्ट्री है वो, ठीक है। इसलिए AS2 परमिट नहीं करता है। AS2 कहता है FIFO लगाइए या वेटेड एवरेज लगा दीजिए, ठीक है। अब FIFO और वेटेड एवरेज की बात को समझते हैं, आइए। मैंने दुकानदार से क्या पूछा? मैंने दुकानदार से ये पूछा कि तुम माल कैसे बेचते हो, जो पहले आता है वो पहले बेचते हो तो हम FIFO लगा देते हैं? आंसर इज अ बिग नो। हम उससे पूछते हैं क्या तुम ये बता सकते हो कौन सा माल तुमने बेचा इस 5 यूनिट में से, एंड दे आर इंटरचेंजेबल। अलग अलग रेट पे ये माल खरीदा गया था, मैंने पूछा है तुम बता सकते हो कौन सा माल बेचे हो कौन सा नहीं? कहता है नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मैं कहता हूं FIFO लगेगा। जो पहले 4 यूनिट बेचे हो तो जो ऊपर से 4 यूनिट है ये सोल्ड है, ये मान लिया जाता है। प्लीज 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 ध्यान से समझिए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड तब लगता है जब आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को यही पता है FIFO तब लगता है जब फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट होता है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मेथड है ये एजम्पशन है, ये मान लिया जाता है कि जो माल पहले आया वो पहले बिका होगा, ठीक है। और ये क्यों मान लिया जा रहा है? क्योंकि आप बता नहीं पा रहे हो कौन सा माल बिका है। मुझे मालूम है गलती आपकी नहीं है, आपने ऐसे ही पढ़ा है और आपको छोटी क्लासेस में अगर पढ़ाया गया तो ऐसे ही पढ़ाया गया है। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया था वो पहले बिका है। ऐसा नहीं होता। अब आप बड़े हो गए, अब समझदार हो जाइए। FIFO एक एजम्पशन मेथड है, वेटेड एवरेज एक एजम्पशन मेथड है, ठीक है। ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स को नहीं डिफाइन करता। FIFO का मतलब ये नहीं होता जो माल पहले आया था वो माल पहले बिका है। FIFO का मतलब होता है ये मान लिया जाता है कि जो माल पहले आया था वही पहले बिका होगा, ये मान लिया जाता है। ये एजम्पशन मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअल तो सिर्फ एक ही मेथड हो सकता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। भाई 5 यूनिट में से 4 यूनिट बेचे हो, हम दुकानदार से कहते हैं बताओ कौन सी 4 यूनिट बेचे हो, तो वो बता देता है कि ये 4 यूनिट बेचे। वो कहता है भाई साहब मैंने ना ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली बेची है। या फिर वो हमें बता देता है कि भाई साहब मैंने ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली बेची है। तो जो बच गई उसको हम अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है वो ले लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। बट इन केस भाई बिजनेसमैन ये नहीं बता पा रहा है तो अब क्या करेंगे? हम कहते हैं चलो अब तुमको मेथड लगाना पड़ेगा। FIFO लगाओगे या वेटेड एवरेज लगाओगे? FIFO लगाओगे या वेटेड एवरेज लगाओगे? तो एक तरीका तो ये है कि हम मान लेंगे कि जो पहले माल आया था वो पहले बिक गया होगा, तो 4 यूनिट बेचो तो ऊपर से 4 यूनिट को हम बेच दिए, ये मान लेंगे। जो आखिरी की यूनिट है उसको क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे। दिस इज FIFO मेथड, ठीक है। इसको हम क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे। आई होप आपकी आंखें खुली होंगी, आज खुली है ना। नाउ कमिंग टू वेटेड एवरेज। तो अब ये वेटेड एवरेज कब करते हैं? ये भी एजम्पशन है। कभी कभी FIFO लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, या तो ऐसी एजम्पशन भी नहीं लेनी चाहिए। एजम्पशन वो होनी चाहिए विच इज नियर टू एक्यूरेट। व्हाट डू यू मीन बाय एजम्पशन? एजम्पशन वेग होनी चाहिए? नो यार, व्हेन आई एम टेकिंग एजम्पशन इट शुड बी नियर टू एक्यूरेट। यार एक्यूरेट तो नहीं हो सकती क्योंकि एजम्पशन है, बट शुड इट बी नियर टू एक्यूरेट? हाँ। अब देखिए, एक इंसान केरोसिन ऑयल में डील करता है और उसके पास ये 100 लीटर का टैंक है, ठीक है। इसी में वो डलवाता है केरोसिन ऑयल, इसी में से 1-1 लीटर करके बेचता रहता है। लेकिन जब भी उसके पास मोटा मोटी 10 लीटर का स्टॉक बच जाता है, ये 10 लीटर है नीचे, 10 लीटर स्टॉक अगर बच जाता है तो वो क्या करता है, इसमें 90 लीटर और डलवा लेता है, खरीद लेता है, परचेज करता है, नियरली 90 लीटर्स। जब इसमें 90 लीटर डल जाता है तो फिर वो बेचना शुरू कर देता है, राइट। ये जो 10 लीटर था ये खरीदा हुआ था एट द रेट ऑफ 32
और ये 90 लीटर आता है @35। अब ये इसमें जब डल जाता है 90 लीटर, ये 90 लीटर डल चुका है, ठीक है मेरे बच्चों, ये 90 लीटर डल चुका है इसके अंदर। अब इस 90 लीटर में से डलने के बाद वो क्या करता है, इसमें से 1 लीटर बेच रहा है। 1 लीटर ये मग में से निकाला, बाहर किया, 1 लीटर। इसका रेट कौन सा है? क्या हम कहें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पुराना वाला माल ही पहले निकलेगा, यानी 32 रुपये वाला माल बिका है? एक्चुअली यहाँ तो सब समझ में आ रहा है कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा वाली तो स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि 10 लीटर में 90 लीटर जाके मिल गया, सब मिल गए, मिक्स हो गए। कह ही नहीं सकते यार, ये तो नियर टू एक्यूरेट भी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा कहना कि पहले वाला माल बिका है। क्या हम इसमें से इस तरीके से मग डाले एकदम से नीचे वाला जो सबसे पहले था वही निकल आया? अरे नीचे वाला भी क्या है, वो तो मिलने के बाद नीचे ऊपर सब मिल गया ना। अब ऐसा क्या कर लोगे कि पहले वाला केरोसिन ऑयल निकल जाएगा? आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि अगर मेरे पास एक टैंक में पुराना माल 10 लीटर पड़ा है, 90 लीटर और डलवा दिए, क्या आप पुराना माल निकाल भी पाओगे? निकल ही नहीं सकता है यार, निकल ही नहीं सकता है। तो हम कहते हैं यार एवरेज हो गई, एवरेज हो गई माल की, हम ऐसे बोलते हैं। हम कहते हैं 90 लीटर 35 रुपया का है और 10 लीटर 32 रुपये का है, डिवाइडेड बाई 100 लीटर, 1 लीटर का रेट ये है। कर लो, 90 गुणे 35 प्लस 320 34 70 भागे 100, 34 रुपया 70 पैसा, 34 रुपया 70 पैसा। अब ईयर एंड पे अगर मान लीजिए मेरे पास 20 लीटर बचा हुआ है, तो हम 20 इंटू 34 70 करेंगे। सबको समझ में आ रही है बात? हाँ, ये होगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का तरीका। तो यहां पे एक्यूरेट यही था। यहां पे ये कहना ना कि जो पहले आया था वो पहले जाएगा, ये एज्यूम करने में भी गलत लग रहा है। एंड एजम्पशन यार एकदम वेग नहीं होनी चाहिए, एंड देयरफॉर एट टाइम्स वी यूज वेटेड एवरेज। तो चलिए अब आपको याद रहेगा कैसे हो, क्या होता है। अगर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो सकता है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है तो यू हैव टू मेथड टू डू एजम्पशन। ये दोनों मेथड, ऐसा नहीं है ये फॉलो हो रहा है, प्लीज रिमेंबर ये फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। आप ये मत कहिएगा कि इसमें फीफो फॉलो होना चाहिए, मतलब वो दुकानदार एकदम ध्यान रख के जो पहले आया वही पहले बेचते जाता है तभी फीफो लगेगा। अरे यार नॉर्मली उसका इंटेंशन यही है, जो पहले आता है वही पहले बेचता है, लेकिन इतना अभी रिजिड नहीं हो रखा है कि जो पहले आता है वही पहले बेचेगा। बात समझ में आ रही है? कभी कभी ऐसा भी होता है यार, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे ये 5 यूनिट है, ठीक है, ये 5 यूनिट है। अब कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको मालूम है कि पहले पुराना वाला माल बेचना है, तो वो पहले ये बेच दिया, फिर ये बेच दिया, फिर ये बेच दिया। तब तक में उसने ना 2 यूनिट और खरीद ली, तो उसकी दुकान पे ये 2 यूनिट आया। तब तक में कस्टमर भी आ गया, दुकान के काउंटर पे ही रखा हुआ था, उसने बोला 2 यूनिट दीजिए, खटाक से दे दिया यार यही वाला उठा के। अब उसको अंदर ले जाके रखेगा, अंदर से बाहर लेके आएगा, इतना नहीं दिमाग लगाता है। उसको मालूम है अभी 2 मिनट बाद ये भी बिक जाएगा, लेकिन उसका इरादा तो हमेशा यही है ना, जो पहले आता है माल वो पहले बेचता है। क्या यहां फीफो लगेगा? आंसर इज यस, फीफो लगेगा। यार स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है वो, ये एकदम एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा है कि कौन सा बिका है कौन सा पड़ा है, इतना उसको याद नहीं है। हाँ, कोशिश यही करता है वो कि पुराना माल पहले बिके, ठीक है, लेकिन 100% यही फॉलो करता है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब नहीं, ये नहीं है कि दिस इज द सिस्टम विच इज बीइंग फॉलोड। This is a system which is assumed when you cannot identify specifically, and at times you find that FIFO is not the accurate method, जैसे मैंने केरोसिन ऑयल के केस में बोला। And when you find that कि it's not an accurate method, you can go for weighted average। ऐसे समझ लीजिए ये अकाउंटिंग पॉलिसी ओपन हो गई, आपके पास 2 सिस्टम है। अब दोनों में से जो आपको आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से बेहतर लगता है, आप उस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। पहले क्या कोशिश करनी है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, नहीं पॉसिबल है तो फीफो या वेटेड एवरेज। अब आगे देखिए क्या है, ये दोनों मेथड हो गया। फीफो समझ गए ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर 5 यूनिट आपने खरीदी है, 3 यूनिट बिक गई तो ऊपर की 3 हम बिकी मान लेंगे, नीचे वाली 2 यूनिट की कॉस्ट जोड़ देंगे, दैट इज फीफो। बहुत सिंपल है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाइएगा। वेटेड एवरेज क्या है, ये अभी अभी हमने बता दिया। वेटेड एवरेज मेथड ये ऐसे कैलकुलेट होता है। अब जितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसमें ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया।
Following are the cost formula or techniques of measurement of cost suggested by the accounting standard for some special cases. अब दो मेथड और दे रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड। इसके पहले आपने ये पढ़ा। अब ये क्या है? जहां पे बहुत ज्यादा टर्नओवर है, ठीक है, दिन भर में 20 बार माल आता है, एक एक दिन में 20-20 बार माल आता है। मतलब हम एक ऐसे दुकानदार, आप ऐसे समझ लीजिए हम बड़े होलसेलर हैं, ठीक है, मेरा माल कंपनी से आ रहा है, मेरी दुकान के बाहर ही गिर रहा है, तब तक मैं कस्टमर उठा के ले जा रहा है। अब बात समझ रहे हो? अब थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, सपनों में देखना पड़ेगा इस तरीके से जैसे मैं कह रहा हूं, तभी आपको ये मेथड समझ में आएगा। ठीक है, समझिए, मैं होलसेलर, बड़ा वाला होलसेलर हूं, ठीक है, और मेरे यहां दिन में 20 बार 25 बार माल आता है। ठीक है, माल आया, 100 कार्टन माल गिरा मेरी दुकान के आगे। ठीक है, उसी में कस्टमर आया, बोला कि 20 कार्टन चाहिए हमको, तो 100 कार्टन में से 20 कार्टन हम उसको दे दिए, 80 कार्टन अंदर रखवा दिए दुकान में। ठीक है, फिर उस 80 कार्टन में से कुछ कस्टमर आए, बोले 10 कार्टन, किसी को 5 कार्टन चाहिए माल, फटाफट हम देते जा रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 15 कार्टन अंदर पड़ा हुआ है, तब तक मैं 100 कार्टन और बाहर आ गया। ठीक है, अब एक ग्राहक आया, बोला 10 कार्टन में माल चाहिए, क्या करें, अंदर से निकाले कि बाहर का बाहर ही दे दे? 10 कार्टन बाहर का बाहर ही दे दीजिए। वो कौन सा माल तुम्हारा पड़ा सड़ आया, तुम्हारे दिन भर में 20 बार माल आता है, तुम सोच के देखो तुम्हारी सेल कितनी ज्यादा तगड़ी है। आ रही बात समझ में? फट माल आ रहा है, फट माल जा रहा है। ठीक है, जहां पे भी ऐसा होता है कि माल बहुत तेजी से आ रहा है, ये होलसेल वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी, अपने दिमाग में होलसेल नहीं बैठाइएगा। ठीक है, कि हम एक होलसेल डीलर है। कैन इट हैपन इनटू रिटेल बिजनेस आल्सो? आंसर इज यस, इट कैन हैपन इनटू रिटेल बिजनेस आल्सो। यार मेरे पास 50 पीस माल आता है, 2 पीस 5 पीस 10 पीस फटाफट कस्टमर लेते जा रहे हैं, दिन भर में 10 बार माल आ रहा है, क्वाइट पॉसिबल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जहां पे टर्नओवर इतना ह्यूज है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतनी ह्यूज है, तो वहां पे ये सब मेथड लगाना ना फिजिबल नहीं है। हम फीफो ईफो नहीं लगा सकते हैं। वेटेड एवरेज करना हो तो जान निकल के आ जाएगी ये आपकी। अब जरा सोच के देखिए, पूरे साल भर में एक काम को अगर वेटेड एवरेज करना हो तो मेरी क्या हालत होगी। मैंने 10 यूनिट खरीदा 20 रुपए के रेट से, फिर 10 यूनिट खरीदा था 20 रुपए 15 पैसे के रेट से, फिर खरीदा साल भर में। एक दिन में यार 20-20 ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ठीक है, न्यूमरेटर में इतना यूनिट इंटू इतना रुपया, ऐसे लगाते ना तुम एक साल में जितना ट्रांजेक्शन किए हो उसकी कैलकुलेशन करने में बुढ़े हो जाओगे। आप विजुलाइज कर पा रहे हैं? आप समझने की बस कोशिश कीजिए। ठीक है, शब्दों को बहुत फोकस नहीं कीजिए, आप परेशानी को समझिए कि यार यस दिस इज नॉट फिजिबल। जहां पे इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है यार, फीफो वेटेड एवरेज ये सब लगाना पॉसिबल नहीं है। तो अब AS2 कह रहा है कि हम आपको 2 मेथड दे रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरर है और इतनी ज्यादा बार माल बनाता है, हर बार अलग अलग रेट का रॉ मटेरियल आता है, एक्चुअली हम मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, दिन भर माल बन रहा है मेरी मशीन पे, रॉ मटेरियल कभी आता है 4 रुपया 15 पैसा, कभी 4 रुपया 25 पैसा, कभी 4 रुपया 20 पैसा, हर समय अलग अलग रेट का माल आता है, हर समय प्रोडक्शन हो रहा है। हम बता पाएंगे यार क्लोजिंग स्टॉक में क्या रेट का माल है? कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, आप सोच रहे हो एक दिन में कितनी बार माल बन रहा है, 365 दिन में कितने बार माल बना है, हर बार अलग अलग कॉस्ट आ रही है। आपको लग रहा है हम फीफो वेटेड एवरेज कर पाएंगे? तो AS2 कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लो। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा? एक स्टैंडर्ड बना लो कि भाई मोटा मोटी ऑन एन एवरेज ये लगता है और वही तुम्हारी वैल्यूएशन होगी। अच्छा हो गया ना? रिटेल मेथड दूसरा वाला जो है रिटेल मेथड, ये किसको दे रहा है? ये ट्रेडर को दे रहा है। ये मैन्युफैक्चरर के लिए दे दिया और ये ट्रेडर के लिए दे दिया। ये उन सब के लिए जिनका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ह्यूज है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं वेरी ह्यूज ट्रांजेक्शन वालों के लिए है ये। मतलब नॉर्मली मटेरियल लेबर ओवरहेड कितने का लगता है, इससे एक स्टैंडर्ड कॉस्ट आप बना लीजिए, इसी पे आप वैल्यू कर दीजिएगा अपनी क्लोजिंग स्टॉक को, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आपका रॉ मटेरियल कभी किसी रेट का कभी किसी रेट का, एक एवरेज रेट पकड़ के आप निकाल दीजिए कॉस्ट और वही ले लीजिएगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि एक बार स्टैंडर्ड बना दिए तो जन्म जन्मांतर तक उसी को यूज मत करते रहना, बदलते रहना अपने स्टैंडर्ड को, ये कहना चाह रहा है। यू नीड टू कंटिन्यूअसली चेंज योर स्टैंडर्ड।
राइट, क्योंकि कभी कभी कॉस्ट बढ़ने लग गई होगी, कभी कॉस्ट कम होने लग गई होगी, तो ये सब का ध्यान रखिए और अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करते रहिए। हमेशा स्टैंडर्ड एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है। रिटेल मेथड में क्या है, रिटेल मेथड में आप एक नॉर्मल जीपी रेशियो को यूज करते हैं। ठीक है, हम अपना जीपी रेशियो नॉर्मली देख लेते हैं कि भाई हमारी 40% की जीपी है, तो जो भी माल पड़ा हुआ है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसमें से जीपी परसेंटेज माइनस करके कॉस्ट निकाल लीजिए। रिवर्स वर्किंग करते हैं, बहुत सिंपल सा सिस्टम है यार। देखो मेरे पास क्लोजिंग में जो माल पड़ा हुआ है ना वो अलग अलग रेट का है, हम ट्रेडर हैं, अलग अलग रेट में माल खरीदते हैं, हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा माल पड़ा है, फीफो वेटेड एवरेज मेरे बस का नहीं है यार, इतना ट्रांजेक्शन है मेरा। ठीक है, तो आपको ES2 कह रहा है कोई बात नहीं, ये बताओ आपका जीपी परसेंटेज क्या है। मैंने कहा मेरा जीपी 20% है, कहता है इस माल की सेल वैल्यू बताओ, उसमें से जीपी परसेंटेज माइनस कर दो, आ गया क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। है ना सिंपल। तो ये तरीका है। आइए एग्जाम्पल 4 में आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से वैल्यूएशन करने को कहा जा रहा है। रिटेल मेथड आपको लिखवा दें, इसमें तो आपने आप समझ ही लिया कि नॉर्मल कोई भी एवरेज कॉस्ट पकड़ के एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल दीजिए। मटेरियल ऑन एन एवरेज कितना लगता है, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, एवरेज करके निकाल के बना दीजिए। अपने से आपको बनाना है, मतलब आपके हिसाब से ऑन एन एवरेज क्या खर्चा लगता है। रिटेल मेथड इज़ वेरी सिंपल। इसमें क्या करना है कि रिटेल प्राइस जो भी आपको लगता है कि उस माल की है माइनस उसमें से जीपी परसेंटेज कर देना है। ठीक है। हाँ, अगर बेचने में कोई खर्चा लगता है तो ऑब्वियसली वो माइनस करेंगे तो एनआरवी भी आ जाएगी। अब ये तो कॉस्ट हो गई, ये तो हम कॉस्ट निकाल लिए, रिटेल प्राइस में से जीपी परसेंटेज माइनस करके कॉस्ट निकाल लिए। अब एनआरवी कैसे निकालेंगे, एनआरवी कैसे निकालेंगे, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है तो वो घटा दीजिए तो एनआरवी भी आ गई उसकी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, तो वो हम लोग करते हैं रिटेल प्राइस एनआरवी निकालने के लिए, रिटेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ये है रिटेल मेथड। एग्जाम्पल 4 देखिए, रिटेल मेथड पे ही है। अ ट्रेडर परचेज सर्टेन आर्टिकल फॉर 85,000, ही सोल्ड सम ऑफ द आर्टिकल फॉर 1,05,000, द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्कअप इज 25% कॉस्ट। अच्छा, जो इसका प्रॉफिट है वो 25% ऑफ कॉस्ट है। जीपी आपको हमेशा आदत है सेल पे बोलने की, सेल का 25%, ये कॉस्ट पे 25% बोल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्री एट कॉस्ट इज 15,000, ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपये का है। ठीक है, आपको क्लोजिंग स्टॉक बताना है कितने का होगा। कराएं आपको, यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, हम आपको बहुत सिंपल तरीके से कराना चाहते हैं एक बार। एग्जाम्पल 4, ओपनिंग स्टॉक कितने का बोल रहा था, 15,000। ठीक है, 2 परचेजेस 85,000। ठीक है, बाई सेल 1,05,000, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी 25% ऑफ कॉस्ट है, 25% ऑफ कॉस्ट है, तो सेल प्राइस पे जीपी कितनी हो जाएगी, 1,05,000 इंटू 25 अपॉन 125। ये समझ में आया। देखो जीपी कह रहा है इज 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल है, होता है। ठीक है, तो कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो 25 रुपया उस पर प्रॉफिट मिला के सेल 125 रुपया है। ठीक है, अगर हम यही कहेंगे आपसे प्रॉफिट ऑन सेल बताइए तो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 125। सेल पे प्रॉफिट कितना, 125 रुपये की सेल पे 25 रुपये का प्रॉफिट। ये सब आपने सीख रखा है, क्लास 4-5 में ही सिखाया जाता है, नहीं
7-8 में तो सिखा दिया जाता है मैथ्स में ये सब, ठीक है ना। अगर 25% ऑन कॉस्ट अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो सेल पे कितना हो जाएगा, 25/125, 1,05,000 इंटू 25/125, 21,000 रुपये की जीपी है, ठीक है। अब निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। मतलब हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए हम लोग जीपी पकड़ लेते हैं, जो नॉर्मल जीपी परसेंटेज होता है वो अप्लाई कर देते हैं। भाई पीएल में आप क्या करते हो, यही ना करते हो, आप जीपी बैलेंसिंग फिगर से निकालते हो। यहाँ जीपी जो नॉर्मल रेट है उससे पकड़ के क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया जाता है। अब ये बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकाल दीजिए, यही है रिटेल मेथड। देखिए कितना आ रहा है, 16,000 रुपये आएगा। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से निकाला, हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं बनाया। आप भी पीएल के फॉर्म में बनाइएगा, आपको भी आसान रहेगा, क्योंकि आपकी आदत है, पीएल तो आपको बनाने आता ही है, तो आप बहुत मज़े से इसको बना पाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए, एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि आप ही सॉल्व भी करें इसको। अंबिका स्टोर इज अ डिपार्टमेंट स्टोर विच सेल गुड्स ऑन रिटेल बेसिस, इट मेक्स अ जीपी ऑफ 20% ऑन नेट सेल। ये सुंदर है, जीपी 20% सेल का दिया है, बस पीएल बनाइए, धड़ाक से आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सेल का 20% जीपी कर दीजिएगा। द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड आर अवेलेबल, ओपनिंग इतना, परचेज इतना, परचेज रिटर्न इतना, फ्रेट इनवर्ड इतना, ग्रॉस सेल इतना, सेल रिटर्न इतना, कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड तो पीएल में इसमें आएगा नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। कैरिज इनवर्ड आएगा, हाँ फ्रेट इनवर्ड आता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, मतलब जीपी के बाद आता है ये कैरिज आउटवर्ड। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ना, आंसर 3। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज में परचेज माइनस परचेज रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। 50,000 ओपनिंग स्टॉक, 3,50,000, ये 3,60,000 माइनस 10,000 किया है हमने। टू फ्रेट इनवर्ड 10,000, बाई सेल्स, बाई सेल्स में सेल्स ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 438,750। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से निकाल दीजिए, ठीक है। टू जीपी यहाँ पे रहेगा, जीपी है 20% ऑन सेल्स, यही ना बता रहा है, तो निकाल दीजिए 20% इंटू 438,750, ये हो गया 87,750। बताइए कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। 50,000 प्लस 3,50,000, 10,000, 87,750 माइनस 438,750, 59,000। राइट, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो और आगे की बात करेंगे, बातें तो अभी बहुत करनी है AS2 में, राइट, बट विल स्टॉप हियर।